मॉर्निंग एवरीवन। सो आज ही हम लोग जनरल पैथोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। जनरल पैथोलॉजी में सबसे पहले तो बहुत बड़ा शाउट आउट प्रियंका सचदेव को, क्योंकि बेसिकली उनकी नोट्स है जिसे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है अपने अंदाज में आप लोगों को ईजीली समझाने के लिए। सो आज से हम चालू कर रहे हैं जनरल पैथोलॉजी। तो देखते हैं हम जनरल पैथोलॉजी में सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। सेल एडॉप्टेशन, इंजरी और डेथ, यह है जनरल पैथोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। लेट्स बिगिन दिस सेल एडॉप्टेशन। सो सबसे पहले तो सेल एडॉप्ट क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। कोई भी एक सेल हो, अगर उसमें कोई भी स्ट्रेस आया तो सबसे पहले वो उस चीज़ को एडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, वो उस चीज़ को एडॉप्ट करेगा। अगर उसमें से वो एडॉप्ट नहीं कर पाया फिर बाद में वो इंजरी में कन्वर्ट होगी। स्टार्टिंग में रिवर्सिबल सेल इंजरी में होगी, फिर एक पॉइंट होगा जिसके बाद अगर उससे ज़्यादा इंजरी हुई तो वो रिपेयर ही नहीं हो पाएगा, तो फिर अनरिपेयर सेल इंजरी में चला जाए और आखिर में वो सेल डेथ हो जाएगा। इसका इजीली एक एग्जांपल है हल्क। हम सबको पता है जब तक ब्रूस बैनर को गुस्सा कोई नहीं दिलेगा था तब तक वो हल्क में ट्रांसफॉर्म ही नहीं होता। ब्रूस बैनर यानी कि नॉर्मल सेल, एंगर यानी कि उसका स्ट्रेस, और अगर उसे ज़्यादा गुस्सा दिलाया तो वो है उसका ब्रेकिंग पॉइंट। उसके बाद में वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगा। इसी तरह से हमारा सेल भी एडॉप्ट होता है। तो सबसे पहले सेल अपने आप को एडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। सेल एडॉप्टेशन में बेसिकली 5 चीज़ें होते हैं, वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद में वो रिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट होगा। रिवर्सिबल सेल इंजरी मीन्स कि उसमें कुछ रिपेयर वर्क हो सकता है, उसका डीएनए अभी तक डैमेज नहीं हुआ है। इन रिवर्सिबल सेल इंजरी में या तो सेल का डीएनए इतना डैमेज हो चुका है या P53 उसे रिपेयर नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगा, या भी उसे कोई इतना बड़ा मैकेनिकल ट्रॉमा हुआ है। स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेशन, इंपॉर्टेंट ऑफ सेल, नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो फैक्टर्स क्या क्या है सेल इंजरी के, तो वो मेन फैक्टर्स देते हैं। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मीन्स के आपके जो सेल है ना उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा। लो ऑक्सीजन के कारण सेल में एडॉप्टेशन स्टार्ट होगा। फिर कोई भी फिजिकल इंजरी हो, या आप कहीं पे अपने हाथ रख दिया तो उसमें हीट के कारण सेल डैमेज हो गए, आपको किसी ने मारा उसके कारण वहाँ के सेल डैमेज हो गए। रेडिएशन, केमिकल एजेंट्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जिसके कारण अपनी सेल हो जो डेथ हो जाती है। फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपके सेल वो एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे उस नए एनवायरनमेंट को। हम सबको पता है ह्यूमन का मेन गोल, कोई भी लिविंग थिंग का मेन गोल होता है सर्वाइवल। तो हमारी बॉडी भी सर्वाइव करने के लिए अपने आप को एडॉप्ट करेगी इन सारी चीज़ों में। फिर सेल अपने आप को 5 तरीके से एडॉप्ट करेगा। अगर कोई एक सेल है तो सबसे पहले इसे हम फिलोसॉफी की दृष्टि से भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप कहीं से पे जा रहे हो, आपको किसी ने मारने की कोशिश की तो आप अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। इसे हम पैथोलॉजी की लैंग्वेज में कहेंगे हाइपरट्रॉफी, मीन्स की इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइज। आपने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की फिर भी आपको डर लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को बुलाओगे। तो इसके लिए पैथोलॉजी में टर्म है हाइपरप्लेजिया, मीन्स के सेल का नंबर बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो हाइपरट्रॉफी मीन्स के आपने अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए बॉडी ऐसे मसल दिखाए। फिर हाइपरप्लेजिया, आपने अपने दोस्तों को बुलाया। उसी तरह सेल मेटास्टेसिस के द्वारा बहुत सारे सेल्स एक साथ बढ़े जाए। एट्रोफी मीन्स कि वो लोग आपसे डर के चले गए तो फिर अब बाद में आप रिलैक्स हो गए, ओह ठीक है, तो फिर वापस सेल अपनी नॉर्मल साइज में आ जाए। मेटाप्लेजिया मीन्स के सेल अपने आप को एक सेल में से दूसरे सेल में ट्रांसफर करेगा। अगर वो स्क्वेमस सेल है तो अगर वो स्क्वायर शेप में है तो अपने आप को सर्कुलर शेप में ट्रांसफॉर्म कर देगा। वो अपने आप की क्या कहते हैं उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस करेगा अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए। ये बेसिकली 2 जगह पे हम देख सकते हैं। अगर एसिड फ्लाश रिफ्लेक्स है तो अपनी GIT में ना जो स्टमक के ऊपर के सेल है ना वो उसमें ये एडॉप्टेशन देखने को मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खा लेते हैं तो आपकी जो भी GIT है उसके कारण एसिडिटी होने के कारण आपके स्टमक के ऊपर के जो भी सेल हैं वो मेटाप्लेजिया होंगे। और डिस्प्लेजिया, डिस का मतलब है उसमें कोई डिसऑर्डर आ गया। तो डिस्प्लेसिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो हम आगे देखते हैं।
ये डायग्राम बेसिकली हमें समझाता है कि एट्रॉफी मीन्स कि अपने सेल का जो साइज है वो कम होगा। ट्रॉफी मीन्स आप ट्रॉफी भी समझ सकते हैं, छोटा हो जाना। हाइपरट्रॉफी, हाइपर यानी कि बहुत बड़ा हो जाना। जैसे कहा कि कोई भी आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए बड़ा बनाते हैं, वैसे सेल भी एडॉप्ट करने के लिए अपनी साइज को बढ़ा देगा। फिर हाइपरप्लेजिया मीन्स के सेल के नंबर बढ़ जाएंगे। मेटाप्लेजिया मीन्स के सेल अपने आप को पूरा चेंज कर देगा, एक सेल में से वो दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसिया मीन्स में उसमें कुछ डिसऑर्डर आ गए हैं। तो डिस्प्लेसिया की कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है जो हम ट्यूमर देखेंगे ना, मैलिग्नेंसी, उसमें भी बहुत सारे सिमिलर होंगे। तो डिस्प्लेसिया के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर, और इसके लिए हम दूसरे डायग्राम में जाते हैं। मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ। देखिए, ये नॉर्मल सेल है और ये डिस्प्लेसिया का सेल है। सबसे पहले तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लेयर है। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सिंगल लेयर है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया है। फिर यहाँ पे जो भी न्यूक्लियस है ना, वो बेस में सेट है, इसलिए हम इसे बेसल पोलैरिटी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसा कुछ भी सेट नहीं है, उनकी डायरेक्शन भी अलग अलग है। फिर यहाँ पे NS रेशियो मीन्स कि यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, और यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो डिस्प्लेसिया में इंक्रीज हो जाएगा, और ये नॉर्मल सेल की मात्रा में NS रेशियो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो और कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। एक मिनट। ओके, सो हमने क्या क्या देखा? इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर्स, उसमें लेयर्स बढ़ गई। डिसअरेंजमेंट ऑफ सेल के न्यूक्लियस की जो भी है वो डिसअरेंज हो गए। यहाँ पे कुछ सेल्स बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और फिर भी वो ऑरेंज नहीं है कोई सीक्वेंस में। लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी, जैसे हमने देखा कि उन्होंने यहाँ पे बेस में सेट नहीं है उनकी न्यूक्लियस, वो यहाँ पे रैंडमली है, उनकी बेसल पोलैरिटी भी लॉस हो गई। फिर सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म मीन्स के यहाँ पे जो भी साइज है न्यूक्लियस का वो चेंज हो गया, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, इसे हम प्लियोमॉर्फिज्म करेंगे। फिर जो भी NS रेशियो है वो इंक्रीज हो गया, जैसे मैंने बताया न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन दोनों का भी जो भी रेशियो होगा वो डिस्प्लेसिया में इंक्रीज हो जाएगा। फिर इंक्रीज इन माइटोसिस एक्टिविटी, नॉर्मल सेल में हमने माइटोसिस देख ही नहीं सकते, लेकिन डिस्प्लेसिया में हम बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे सेल माइटोसिस हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। फिर न्यूक्लियस हाइपोक्रोमेटिक, और बेसिकली क्रोमेटिक का साइंस की लैंग्वेज में मीनिंग होता है कलर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइपर मीन्स कि बहुत ज़्यादा कलर बढ़ चुका है डिस्प्लेसिया में। तो ऐसे सेल अपने आप को 5 तरीके से अडॉप्ट करेगा। अगर सेल एडॉप्ट करने के बाद भी वो इंजरी को वो एडॉप्ट नहीं कर पाए सिचुएशन को, तो फिर वो इंजरी में कन्वर्ट होगा, रिवर्सेबल। अगर उसके बाद भी वो फैक्टर नहीं गया तो वो इनरिवर्सेबल इंजरी में चला जाएगा। सो बेसिकली हमने देखा यहाँ पे डिफरेंस हमें दिखा रहा है कि नॉर्मल सेल और डिस्प्लेसिया सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। नंबर ऑफ लेयर बढ़ जाएंगी, डिसअरेंज होंगे, आप देख ही सकते हैं। फिर बेसल पोलैरिटी यहाँ पे लूज कर दी। फिर NS रेशियो बढ़ गया। प्लियोमॉर्फिज्म यानी कि इसकी साइज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। हाइपरक्रोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा पिंकिश है। फिर माइटोसिस मीन्स कि इसके अंदर सेल डिवीजन हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। अब कोई भी सेल अगर डेथ होता है तो वो 2 कंडीशन में डेथ होगा, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सुसाइड, एक प्रोग्राम सेल डेथ, और नेक्रोसिस का मीनिंग होता है कि सेल को किसी ने मार दिया, किसी भी फैक्टर्स के कारण वो मर गया। और इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने वापस एक कल्चरल रेफरेंस लेने की कोशिश करी। एपोप्टोसिस मीन्स के सुसाइड,
हम सबने सुसाइड स्क्वाड को मूवी देखी ही होगी। सुसाइड स्क्वाड में नहीं होता सभी सुसाइड स्क्वाड के मेंबर के नेक के अंदर एक बॉम्ब इम्प्लांट होता है कि अगर उनको मार भी दिया तो बहुत ज़्यादा कोई भी कैजुअलिटी नहीं होगा। ऐसा ही एपोप्टोसिस में होता है, अगर सेल अपने आप ही मर गया तो वहाँ पे कोई भी लीकेज नहीं होगा, नियर बाय के सेल में कोई इंजरी नहीं होगी। लेकिन जो भी नेक्रोसिस है ना वो मर्डर के टाइप है। अगर आपने कोई भी सीरियल किलर है, अगर उसने किसी को मार दिया चाकू से तो वहाँ पे अब कितना ज़्यादा मैस हो जाएगा। अगर कोई भी सीरियल किलर किसी को मारता है, चेन से मारता है, तो सारी तरफ खून होगा। हम डेड बॉडी को देख कर ही पता चला सकते हैं कि इसका मर्डर हुआ है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं एपोप्टोसिस की। इट इज ए पाथवे ऑफ सेल डेथ इज इंक्लूडिंग बाय tightly regulated intracellular program in which cell decided to die active enzyme caspase derange the cell own nucleus DNA and cytoplasm provide। तो यहाँ पे होता क्या है, सेल एक प्रोग्राम डेथ के तहत अपने आप को खुद ही मार देता है। इसमें मेनली फंक्शन जिसका होता है वो एंजाइम है कैस्पेस। अगर सेल अपने आप को खुद ही मार रहा है ना तो उसमें से कोई भी लीकेज नहीं होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं। अगर उसे सेल को मरना ही है तो उसके लिए बेसिकली दो मैकेनिज्म वर्क करते हैं। सबसे पहले जो भी सिग्नल होगा वो सेल से बाहर से आएगा, और दूसरा जो मेथड है उसमें जो भी सिग्नल होगा वो सेल के अंदर से आएगा। तो मैकेनिज्म में दो है, एक्सट्रेंसिक मीन्स के बाहर से आएगा, इंट्रेंसिक मीन्स के जो भी सिग्नल है वो सेल के अंदर से ही आया है। अब इन दोनों का जो इनिशिएशन फेज है ना वो से अलग अलग होगा, लेकिन जो एग्जीक्यूशन फेज है ना वो दोनों में सेम ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आपको सिर्फ उन दोनों का इनिशिएशन फेज ही याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सटेंसिव पाथवे से। एक्सटेंसिव पाथवे में सबसे हमें दो चीज़ों का याद रखना है, एक तो डेथ रिसेप्टर्स CD95 और सेकेंड जो वो CD95 रिसेप्टर है वो एक साथ मिलकर एक डोमेन बनाता है, डेथ डोमेन। आप सबने जे के तो देखा होगा, वहाँ पे शुकुना बनाता है मेलवेल श्राइन। वैसे ही हमारी बॉडी का सेल बहुत सारे CD95 रिसेप्टर एक साथ आकर एक डेथ डोमेन बनाते हैं। वो कैस्पेस 8 और 10 को एक्टिवेट करता है। प्रो कैस्पेस 8 और 10 को वो कैस्पेस 8 और 10 में एक्टिवेट करता है। इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप साइकिल हम अभी पढ़ते हैं। सो इट इज ए इरिटेबल थ्रू आउट स्पेसिफिक रिसेप्टर कॉल्ड डेथ रिसेप्टर। बेसिकली वो सेल को मारने का ही काम कर रहे हैं तो उनका नाम डेथ रिसेप्टर है। फास्ट प्रोटीन CD95 और TNF रिसेप्टर्स। दो ये देखिए, CD95 जो भी लिगामेंट है वो बाहर से आएगा और CD95 रिसेप्टर है वहाँ पे कनेक्ट होगा। एक रिसेप्टर जो भी है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को कांटेक्ट में आके CD95 के कनेक्शन में आके वहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके बहुत सारे CD95 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो बहुत सारे अलग अलग है। इसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन उनके वो सारे के सारे रिसेप्टर एक साथ पास आएंगे और वहाँ पे बनाएंगे मेलवेल श्राइन यानी कि डेथ डोमेन। तो ये उन्होंने डेथ डोमेन का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ से प्रो कैस्पेस 8 को वो एक्टिव कैस्पेस 8 में कन्वर्ट करेंगे। ये हुआ एक्सटेंसिव पाथवे। ये अनदर डायग्राम है कि बहुत सारे CD95 रिसेप्टर एक साथ आए और उन्होंने प्रो कैस्पेस 8 को प्रो कैस्पेस 8 में कन्वर्ट कर दिया। फास्ट रिसेप्टर्स बाइंड विथ एक साथ आए, उन्होंने एक्टिव किया कैस्पेस 8 और 10 को। फिर अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में कि अगर सेल के अंदर से ही कैसे सिग्नल आ रहा है। और स्टिमुलस DNA डैमेज मीन्स के P53 सेल को रिपेयर नहीं कर पा रहा तो सेल के न्यूक्लियस में से ही एक सिग्नल जाएगा, वो जाएगा साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी दो लेयर होती है उनमें साइटोसिन C होता है जो बेसिकली एक्टिव करता है कैस्पेस 9 को। लेकिन वहाँ पे एक क्या कहते हैं
एक चेम्बर होता है जो पर्टिकुलरली एक्टिव होने के बाद ही साइटोकिनिन सी को बाहर आने देगा। सो वो कैसे एक्टिवेट होता है वही हम मैकेनिज्म यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले तो डीएनए डैमेज होगा, तो वहाँ से वो सिग्नल भेजेगा माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी ये गेट को बंद करके बैठे हैं ना, वो है BCL2, BCLX और MCL1। ये है जो साइटोक्रोम सी को बाहर नहीं आने देंगे। सो हम इसे बोलेंगे प्रो एपोप्टोसिस बॉडी। ये बेसिकली साइटोक्रोम सी को बाहर नहीं आने देगा। सबसे पहले तो यहाँ से सेल के डीएनए में सिग्नल गया, ये है जो इसे ब्लॉक करके बैठे हैं। अब सिग्नल जाने के बाद जो बीम बार्ड है ना, वो इनको एक्सचेंज करेंगे और साइटोक्रोम सी को बाहर आने देंगे। और साइटोक्रोम सी के बाहर आने के बाद वो कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करेंगे, प्रो कैस्पेस को एक्टिव कैस्पेस 9 में कन्वर्ट करेंगे। और इसके बाद एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होगा। तो देखते हैं ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। सबसे पहले तो स्टिमुलस जाएगा डीएनए में से, एंटी एपोप्टोसिस मॉलिक्यूल्स यानी कि BCL2, BCLX, MCL1 आर लॉस्ट, उनको एक्सचेंज करेंगे प्रो एपोप्टोसिस मॉलिक्यूल्स लाइक बैक्स बीम बैड, वो इंक्रीज करेगा। उसके बाद साइटोक्रोम सी वो बाहर आएगा और वो एक्टिव करेगा कैस्पेस 9 को। अब हम इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे। हम सबने पता ही है, अगर सेल डेथ हुई एपोप्टोसिस तो वो प्रोग्राम सेल डेथ है, मीन्स कि वो अपने आप को कहीं भी लीकेज नहीं होगा। तो अपने आप को सेल को डेथ हुआ तो अपने आप को छोटी छोटी बॉडीज में कन्वर्ट कर मैं आपको अपने आप को छोटी छोटी बॉडीज में कन्वर्ट करेगा और इन बॉडीज का होगा फेगोसाइटोसाइज। इसकी वजह से हमें कहीं भी लीकेज देखने को नहीं मिलेगा और नहीं इन्फ्लामेशन होगा। तो हम बात करने वाले एक्सक्लूसिव पासवे। तो हम सबको पता है कि हम बिग बैंग थियरी के बारे में हम सबको ही पता है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कि वर्ल्ड में कहीं भी कुछ नहीं था तो एक एक्सप्लोजन हुआ। तो एक्सप्लोजन कैसे होता है? सबसे पहले तो सेल होगा ना, वो अपने आप को छोटा करने का ट्राई करेगा, जैसे हमारा यूनिवर्स श्रिंक होगा। जो एक थियरी है मैं आपको बता रहा हूँ, इसे बिग बैंग से साथ भी हम रिलेट करके पढ़ेंगे। तो सेल अपने आप को छोटा करेगा, ऐसे ही हमारे पूरी यूनिवर्स अपने आप को एक टाइम के बाद अपने आप को श्रिंक करना स्टार्ट करेगा। श्रिंक होगा, फिर जो भी सेल है वो अपने अंदर रहेले ऑर्गन्स और न्यूक्लियस को डाइल्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो अपने आप को छोटी छोटी बॉडीज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वो कॉम्पैक्ट हुआ तो फिर एक ब्लास्ट होगा, मीन्स कि उसमें बहुत सारे फ्लैप्स का क्रिएशन होगा और फिर वो अपने आप को अलग कर देगा। ओके, हाँ, तो हमने देखा कि सेल ने अपने आप को छोटा किया, जो भी सारे ऑर्गन्स थे सेल के अंदर वो भी टूट गए, वो एकदम कॉम्पैक्ट हो गए। मीन्स कि उसको हम कॉम्पैक्ट जो हो गया ना, उसको हम पिक्नोसिस बोलेंगे, पिक्नोसिस भाई कैरियोसिस। मीन्स कि वो जो पैक हो गया ना, वो अपने आप को अंदर ही डिजोल्व करेगा, छोटे छोटे कंपाउंड्स में, प्राइमरी कंपाउंड्स में अपने आप को ट्रांसफर करेगा। उसके बाद वो ऐसे बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा। अगर कोई भी चीज़ एक्सप्लोड होने वाली होती है तो कैसे अलग अलग डायरेक्शन में अपने आप को, वैसे फ्लैप्स का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद वो छोटे पैकेजेस में हो जाएगा, जिसे फेगोसाइट, कोई भी फेगोसाइट आके इन्गल्फ कर देगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है एपोप्टोसिस की। यहाँ पे हम देख सकें न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस हो। सबसे पहले पिग्नोसिस, मीन्स के वो अपने आप को एकदम कंप्रेस कंपाउंड में करेगा, जिसके उसका कलर इंक्रीज हो जाएगा, हाइपर क्रोमेटिक हो जाएगा। फिर कैरियोसिस, मीन्स के अपने आप को अंदर से तोड़ेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। ओके, तो अब हम देखेंगे, हाँ, तो एपोप्टोसिस हो रहा है तो हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए मार्केट में ऑलरेडी कई मार्कर्स हैं। वो मार्कर्स बेसिकली वर्क कैसे करते कि एपोप्टोसिस का फेज है फ्लैप, जैसे हमने देखा, तो उस फ्लैप के दौरान जो भी इनर लेयर होगी वो आउटर बाहर की साइड आ जाएगी और इनर लेयर के अंदर
एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा जो इस डाई के साथ कनेक्ट होगा, उसकी वजह से वो अपना कलर चेंज करेगी। तो ये डाई बेसिकली ऐसे वर्क करती है।